हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस नंबर 18वां कराया जाएगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा जो आपकी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो सुनिएगा जरा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है और उसकी आय में यदि 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि हो तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं। अच्छा, एक बात आप जानते होंगे कि आय बराबर क्या होता है आपका, व्यय प्लस बचत। ये आपको पता होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, आय लिख लेना है, व्यय लिख लेना है, बचत लिख लेना है। तो पहली बात देखिए क्या करा, पहली बात इसमें नोट करिएगा। पहली बात देखिए क्या करा है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। 80% अगर व्यय करता होगा तो 100 रुपया जब कमाएगा तो 80, कोई किसी की कमाई 100% मानी जाती है, तो 100 कमा रहा, 80 व्यय कर रहा, बचत कितना होगा इसका, 20% होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है, अब दूसरी बात कर रहा है। अब दूसरी बात क्या कर रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए तो वृद्धि कर दीजिएगा। यहाँ पर 25 तो कितना हो जाएगा, 125 ना हो जाएगा, 125 ना हो जाएगा। और क्या कर रहा है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो, यानी 80 में हम जब 10% की वृद्धि कर देंगे तो 110 हो जाएगा। ये 0 इससे कट जाएगा, यानी 11 कितना आ जाएगा, आ गया ये 88 आ गया। तो ये बता, अगर आय उसकी 125 हो और व्यय 88 हो तो बचत कैसे निकालते हैं, 110 में से 88 को माइनस कर देंगे और यही आपका आ जाएगा क्या, बचत आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका, सॉरी 110 का है लिखें, 125 है ना। तो कितना आ जाएगा, 25 12 35 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए। अब कह रहा है कि उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब बताइए 20 से 37 हो गया है, 20 से 37 हो गया तो वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है, 17 की, किससे, 20 से, मूल 20 है, अगुड़े 100, बस 20 25 100 और 17 25 85, यानी 85% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और दिख भी रहा है कि 20 से 37 हो गया। तो ऐसे सवाल में आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात ये कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, सबको पता है। और इसमें पहली बात देखेंगे कि पहली बात क्या कर रहा है, और उसके बाद से दूसरी बात, जहां पर वृद्धि करेगा या कमी करेगा तो दूसरी बात होती है, और उसी का हमने प्रयोग किया। तो देखिए आपका क्या आ गया, इसमें बचत में 85% की वृद्धि। अगर वहीं पर अगर बचत दे रखा होता है, मान लेते बचत दे रखा होता 37 रुपया मान लेते हैं, और तब कहता है कि व्यय में कितने % की वृद्धि करना पड़ेगा, तो 125 हो जाता है, 37 हो जाता है। तब क्या करते, 125 में फिर 35 घटाते तभी 88 आ जाता है। तो कहा अगर व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है, तो देखिए व्यय में भी वृद्धि हुई है ना, 80 से 88 हुआ तो वृद्धि हुआ ना, क्या हो जाएगा 8/80 अगुड़े 100, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 10% की देखिए वृद्धि हुई है। तो वही तो आया था ना, 10% की वृद्धि यहां से आया था। तो सवाल ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पर व्यय दे रखा था, बचत में वृद्धि पूछ रहा था, बचत में दे रखा होता, व्यय में वृद्धि पूछ देता है। सवाल कुछ भी बना देता है घुमा फिरा करके, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसको ऐसे यहाँ पर लगा लिया करिएगा, एग्जाम में जल्दी लगेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, एक संख्या में 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। अच्छा, एक बात बता दे रहे हैं, मान लेते हैं कि एक हम इसको सवाल बना रहे हैं जनसंख्या का है। तो जनसंख्या का हम पहला सवाल अगर बना दें कि 20% की वृद्धि पहले साल और दूसरे साल में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो जनसंख्या बढ़ जाएगी वो कितना बढ़ जाएगी, यानी प्रभावी परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा। तो आप यही लगाते हैं ना, 20 + 20 + 20 × 20/100 है ना। तो कितना हो जाएगा, टोटल 44% की वृद्धि हो जाएगी ना। अब अगर हम आपको दूसरा सवाल बनाए, यानी पहला हमने सवाल बनाया कि यदि जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाए लगातार 2 साल में, तो जरा बताइए कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। पहली बात ये समझ लीजिएगा। अब दूसरी बात, अगर हम आपसे कहते हैं कि बताइए उस किसी गांव की जनसंख्या में 44% की वृद्धि कर दिया, सवाल सुनिएगा, 44% की वृद्धि कर दिया जाए और तो उस गांव की जनसंख्या को कितना, मान लेते हैं गांव में लोगों को निकाल दें, कितना लोगों को निकाल दें कि जनसंख्या पूर्ववत रहे। मान लेते हैं कि गांव की जनसंख्या में 44% की वृद्धि हो गई एकाएक में, और आपको चाहिए था नहीं वृद्धि ना हो, वही चीज रहे जो पहले जनसंख्या थी, तो कमी न करना पड़ेगा, कुछ लोगों को गांव से निकालना पड़ेगा ना। ये वही वाला सवाल है, यानी एक सवाल और दो सवाल को मिला करके
ये एक सवाल बना दिया है। तो क्या करते हैं ऐसे वाले सवाल में, जनसंख्या पर भी क्वेश्चन बोलता है, चीनी वाले पर बोलता नहीं है कि चीनी में यदि 20% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इसका खर्च पूर्ववत रखने के लिए कितना % बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अगर कमी करते हैं तो 20/100 में से 20 घटा देते हैं, 80 × 100 करते हैं, है ना। तो इतना बढ़ाना पड़ेगा, इतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो कहता कि 20% अगर वृद्धि हो जाए तो कितना खर्च पूर्ववत रखने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, तब आप करते हैं 20/, तब बढ़ाते हैं तो नीचे आप भी बढ़ा देते हैं बस। तो ये क्या हो जाएगा, ये कमी करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहां पर भी है कि 44% आ गया तो 44% वृद्धि आ गया, अब वही करना है ताकि परिवर्तन ना हो। तो कितना हो जाएगा, 44 प्लस 144 बटे 144, क्यों 100 में ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर घटाए हैं, घट रहा था तो घटाए, यहाँ पर ऐड हो रहा था तो जोड़ दिए हैं, तो बस गुणे 100। अब इसी को कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए, ये 4 से कट जाएगा ना, हाँ 4 × 44 और 4 × 12 और 2 बचा, 4 × 6 24 और 4 × 9 36 और 4 × 25 में इतना, है ना। तो कितना हो जाएगा, 25 दाएं 250, 25 से करना 25, 275/9, 275/9%, ठीक ना। अब वही आ जाएगा आपका 30 से 5/9%। तो इस सवाल में क्या था, 2 सवाल को मिला करके ये तीसरा सवाल बना दिया था। तो आपको वो समझना जरूरी, यानी एक सवाल ये भी है जो नॉर्मल तरीके से परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, दूसरा सवाल ये भी है, और इन्हीं दोनों को मिला करके वो तीसरा सवाल बना दिया है। तो बस आपको यही समझना है। जब आप हर चीज को अगर अच्छे से समझेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपया है। तो नोट करिएगा और तब तक आंसर बताइए अगर आपको आता है। 2 वर्षों के लिए अगर CI और SI का अंतर दे रखा हो तो फार्मूला होता P × R/100 का 2 घात। अगर बात करें यही 2 वर्षों के लिए, पहला फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता है CI और ये जो बना रहे हैं ना, ये अंतर का चिन्ह है, ठीक ना। अंतर मतलब होता है जो बड़ा रहेगा उसी में से क्या करेंगे, हम हमेशा घटाएंगे, ठीक ना। तो बराबर ये क्या होता है, SI × R/200, ये भी 2 वर्षों के लिए होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, रेट दे रखा हो, तब दोनों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला बनता है CI/SI 2 वर्षों के लिए, CI/FI 1 + R/200, ठीक ना। यहां से अगर आपको रेट ज्ञात करना हो, CI और SI का अनुपात दे रखा हो तो रेट आपको ज्ञात हो जाएगा, ये टोटल हो गया। अगर बात करें वहीं पर 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए जो अंतर होता है CI और SI में, वो होता है आपका P × R/100 का होल स्क्वायर × 3 + R/100। तो इतना फार्मूला नोट करिएगा, इस सवाल की परीक्षाओं में कहीं कहीं क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए आपका सवाल क्या था कि अंतर कितना है भैया, अंतर आपका 15 रुपया। तो 15 रुपया 2 वर्ष के लिए, तो यह लगाएंगे ना, 15 रुपया हो गया × P, यही तो ज्ञात करना है। और क्या R कितना है भैया, 5%, यानी 5 × 5/100 × 100, क्योंकि 5 का वर्ग है तो 5 × 5, 100 का वर्ग है 100 × 100, 5 × 25 25 चौको 100, ये इधर आ देगा तो 15 चौको 60 और ये इधर आगे 2 0, बस यही आपका मूलधन है। अब फार्मूला देखिए, अगर पता है तो आप कितने आसानी तरीके से लगा लिए। तो ये सब फार्मूला नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 3 वर्षों का अगर अंतर दे देता तो आंसर बताइएगा। यही सवाल अगर 3 वर्षों के लिए देता तो आप आंसर बताइए। सेम सवाल 3 वर्ष के लिए, R का मान 5 हो जाएगा, 5 रख दीजिएगा, मूलधन ज्ञात कर लीजिएगा और अंतर 15 रुपया है। इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। तो फार्मूला जानेंगे ना तो अपने आप सवाल क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो सवाल लगा लेंगे, है ना। हाँ जरा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। तब तक आप क्वेश्चन लगाइए, हम आपको कुछ थ्योरी भी बताते हैं। अगर जिनको आ रहा है वो क्वेश्चन लगाया करें, और जिनको नहीं आ रहा पहले थ्योरी समझ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन तुरंत लगा लिया करें। तो इस तरह देखते हैं रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में क्या होता है। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, वो 2 तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है। एक बार रेलगाड़ी किसको पार करती है, ध्यान से सुनिएगा, खंभा को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है, इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, इन सभी को पार करती है एक समय पर। और एक बार क्या होता है, वही किसको पार करती है, रेलगाड़ी को पार करती है। एक रेलगाड़ी को पार करेगी, प्लेटफार्म को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, इन सभी को पार करती है, ठीक ना। और पुल को पार करेगी। देखिए पोल
और पुल दोनों में अंतर है ना, आपको पता है। तो उस दशा में देखिए होता क्या है, तो आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसमें तो रत्ती भर आपको कोई हर्ज नहीं है। चाल यहाँ पर दो तरीके का होता है, एक होता है विपरीत चाल और एक होता है समान चाल। इसमें भी कोई आपको हर्ज नहीं होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। लेकिन एक बात बता देना है कि उस दशा में जब ट्रेन किसको पार कर रही होती है, एक व्यक्ति को पार कर रही होती है, या पोल को पार कर रही होती है, या खंभे को पार कर रही होती है, तो उसके द्वारा अगर मान लेते हैं ये यहां पर थी, अब ये यहां पर आ गई ट्रेन, बात को समझिएगा। तो ये बताइए कितना दूरी तय कर रही है, तो इतना ना दूरी तय करी है, यानी अपनी लंबैया के बराबर दूरी तय की है। तो उस दशा में जब खंभा व्यक्ति पोल को पार करता है, तो जो रेलगाड़ी की चाल होती है वो हो जाती है ट्रेन की लंबाई बटा समय। नोट करेगा इस बात को, ट्रेन की लंबाई बटा समय। और चाल यहां पर दो तरीके का होता है, एक होता है विपरीत और एक होता है समान। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल बन जाएगा, कि यदि 150 मीटर लंबी ट्रेन 5 सेकंड में अगर जा रही है तो उसकी चाल बताओ। ये तो सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब जरा बात को समझिए, यहां पर अगर जब ये विपरीत और समान चाल की बात कब आती है, अगर मान लेते हैं कि हम इधर से रेलगाड़ी जा रही थी, एक व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है, तो उस दशा में समान दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में जो दोनों की चाल, वहां पर दो चाल होगी ना, एक व्यक्ति की चाल, इधर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर ट्रेन की लंबाई अपटे समय रहेगा, इधर परिवर्तन होगा। क्यों? कि कुछ समय चाल ना होकर के समान चाल हो गई है, यानी एक ही दिशा की चाल हो गई। तो जब एक ही दिशा की चलिया करेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। हम एक दिशा में जा रहे हैं और इसी दिशा में ट्रेन भी जा रही है, तो जब दोनों एक दिशा में जाएंगे तो ये बताइए समय ज्यादा लगेगा तो चाल हो जाएगा कम, अर्थात उस दशा में जो होता है चाल वो x - y, यानी दोनों चालों का अंतर है, रेलगाड़ी माइनस व्यक्ति वाला चाल हो जाएगा, बस बाकी वो सब वही रहेगा। और अगर वही विपरीत, एक व्यक्ति उधर से आए और हम इधर से जाएं, तब क्या हो जाएगा, व्यक्ति की चाल और ट्रेन की चाल को जोड़ लेते हैं, तब होता है x + y, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर जब रेलगाड़ी को पार कर रहा है, प्लेटफार्म को पार कर रहा है, सुरंग को पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है, तो उस दशा में जो इसका चाल होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन जो दूरी होता है, यानी पहला ट्रेन यानी फर्स्ट ट्रेन प्लस या तो दूसरा ट्रेन, यानी ट्रेन फर्स्ट या दूसरा ट्रेन, या प्लेटफार्म कोई एक को न पार करेगा, या सुरंग या पुल, इन सभी की लंबाई जोड़ करके बटा समय कर लेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। अगर ट्रेन के साथ कोई दूसरा ट्रेन, अगर एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, तो इसका मतलब हुआ, जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं एक ट्रेन इधर से जा रही थी और एक ट्रेन उधर से आ रही थी, अब कैसे मानेंगे कि आप पार कर चुकी है ये। तो इसका मतलब जब ये वाला ट्रेन यहाँ आ जाए, इसको ये मानिएगा, मान लीजिए ये बी है और ये ट्रेन है, तो जब बी वाला ट्रेन इधर आ जाएगा और ये वाला ट्रेन इधर आ जाएगा, सटे हुए इधर जाएगा, तभी ना मानेंगे। तो ये क्या है, इसकी पूरा दूरियां ना है। अगर पूछा जाए ट्रेन कितना दूरी चली है, तो दोनों अपने लंबाई के बराबर दूरी चली है। अगर वही प्लेटफार्म को पार कर रही होती तो एक ट्रेन प्लस प्लेटफार्म होता, नहीं होता, बिल्कुल होता। अगर सुरंग होता तो सुरंग को पार करते, सुरंग प्लस ट्रेन हो जाएगा, पुल को होगा तो पुल प्लस ट्रेन हो जाएगा, वही उसकी दूरी हो जाएगी। अब बटे समय। चाल में फिर वही दो चाल, विपरीत और समान, यानी अगर दो ट्रेन रहेंगी तो दोनों को क्या कर देंगे, अगर विपरीत जाएगा तो विपरीत में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। असमान में क्या कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं। बस अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई सा भी सवाल बहुत ही जल्दी में लगाएंगे, बहुत ही जल्दी में लगाएंगे, ठीक ना। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब जरा देखिए, हम आपको सवाल बता देते हैं। 16 में देखिए क्या कर रहा है। अब सवाल जिनको आ गया है ना, जिनको आ गया समझ में वो अच्छी बात है, जिनका आंसर आ गया, जिनका नहीं आया आप देखिए जरा सा। कह रहा है दो रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में, कैसी दिशा में, समान दिशा में, समान दिशा में, समान दिशा में क्या करते हैं, दोनों की चाल का अंतर लेते हैं, अर्थात 92 माइनस क्या 54 आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बस तो चाल आपको कैसा मिला, ये समान चाल मिला यहां पर इस सवाल में, बस तो अंतर ले लिए, क्योंकि अंतर बताइए किए हैं, बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है, दोनों रेलगाड़ियां की लंबाई, क्योंकि दो ट्रेन है यहां पर, तो दोनों ट्रेन की लंबाई, तो एक ट्रेन कितना है 400 और रेखा 360, यानी 400 + 360।
अब बटा क्या पूछ रहा है, कितना समय में पार करेंगी, तो बटा समय कर लेते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बस इस सवाल में, ट्रेन रेलगाड़ी वाले सवाल में एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है आपको कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा कहीं लिखा रहता है, कहीं मीटर पर सेकंड लिखा रहता है, कहीं मिनट लिखा रहता है, यानी चेंज करने वाली बात होती है और उसी वजह से आपकी गलतियां होती हैं, ठीक है। तो जरा इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 12 में 4 8 जाएगा, है ना, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 8 में 5 3 हो जाएगा, अगुड़े 5/18 बराबर कितना हो जाएगा 760, अब बटा समय, बस 38 दूना 76, ये 20 बार हो गया। अब 5 चौक को 20 और समय इधर हो जाएगा, तो 4 गुणे 18 कितना आ जाएगा 72 सेकेंड। बस 72 सेकंड में क्या करेगी, पार कर लेगी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसी वाले कॉन्सेप्ट पर था ना, चाल बराबर ट्रेन प्लस ट्रेन बटा समय, चाल कौन सी, समान चाल। अगर कहता विपरीत तो दोनों को जोड़ करके तब कर देते, समय ज्ञात कर देते, नहीं कर देते, कर देते। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो सवाल कैसे रहेगा, तुरंत क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो ये इसका रहा रेलगाड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट। आपको सवाल लगाएगा, आप कोई भी किताब से लगाएंगे कम से कम आपको 50% 40% सवाल लगने ही लगने हैं। केवल इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ गए तो बाकी कुछ थोड़ा बहुत और इधर उधर दिक्कत करेगा। और और बताइए, अगर मान लेते हैं कि आप 40-50 सवाल लगा लेंगे तो उस 40-50 की वजह से अगर 100 सवाल है एक चैप्टर में तो 10-20 और लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे तो बस। जैसे मान लीजिए आप कहीं अकेले हैं और आपको कई लोग घेर लिए मारने के लिए, और वहीं पर तब तक आपके 8-10 दोस्त 20 दोस्त अगर आ गए और 5 लोग आपको घेरे थे, अब 20 दोस्त आ गए आपके एकाएक में, तो आप मजबूत हो न जाएंगे। तो वैसे जब एक को सवाल नहीं आ रहा था आप, उसके बाद से आप 40-50 सवाल लगा लिए, जब 50 सवाल लगा लिए तो 10-20 उसकी वजह से आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो आपको कम से कम 60 से 70 आ जाएगा। तो छोड़िए नहीं। आप कहते हमको नहीं आता है तो कैसे लगाएं, अरे भैया लगाएंगे नहीं तो आएगा कैसे, आप गजबे बात करते हैं। जब लगाएंगे ही नहीं तो आएगा कैसे। साइकिल चलाना आपको आता था क्या, नहीं आता था ना, ट्राई किए ना, ट्राई किए ना, तो जब ट्राई किए तो आया ना साइकिल चलाने। अब आप कहे होते पहले से कि नहीं हमको तो अइबा नहीं करता तो हम कैसे चलाएं, आपने चलाया तो आया। वैसे ये है, आपको लगाना पड़ेगा, कम लगाइए लेकिन लगाइए। इसका 2 घंटा आपको नहीं शुरुआत कर रहे हैं, 2 घंटा टाइम दीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए, कुछ भी टाइम दीजिए, पहले शुरुआत तो करिए, 1 घंटा टाइम दीजिए, लेकिन उसे घंटे में कुछ और ना देखिए। बस अगर आप लेना चाहते हैं, वास्तव में जॉब लेना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप ये सब काम करेंगे। तो 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपके पास टाइम है मैथ के लिए, आप क्या करें, उसको टाइम दीजिए। जब आप इसे वक्त देंगे तो ये भी वक्त निकाल करके आपको वक्त देगा, फिर आपका वक्त बदल देगा ये, ठीक है ना। बस चलिए, और आपको पता है कि हर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में क्या मैथ का क्वेश्चन रहता है, अच्छा खासा रहता है, आता भी है और ऊपर से बहुत अच्छा खासा भी रहता है ना। तो सब विषय जरूरी है। और आपको बता दें, पेपर निकालने का ना जो मूल मंत्र होता है वो कहा जाता है ना कि आपके पास अगर कोई 4 विषय, मान लेते हैं पेपर 4 विषय है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, इन 4 विषय में ना 2 आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। वो 2 आपके ऊपर कोई मजबूत कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है, कोई भी मजबूत कर लीजिए। बहुत का मतलब होता है जानते हैं कितना, 90% मजबूत करिए। 90% आपके मार्क आने चाहिए। थोड़ा सा समझाई देते हैं, मान लेते हैं 50-50-50-50 अंक के हैं आपको, ठीक ना, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। कुछ लोग हिंदी वाले होंगे और कुछ लोग इंग्लिश वाले होंगे, ठीक ना। एसएससी जीडी में हिंदी पूछता है, इंग्लिश की जगह पर बहुत से लोग हिंदी ज्वाइन करते हैं, मतलब सॉरी लेते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए, मैथ रीजनिंग अगर 2 मजबूत है तो 100 में से अब हम क्या बोले, 90% आपका आना चाहिए कम से कम। मैथ रीजनिंग में 90% आना चाहिए, परसेंट की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो 90% आना चाहिए इसमें। इसमें कम से कम आपका ना 50% से ऊपर आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, 50% से ऊपर आना चाहिए। यानी 2 पूरा मजबूत रखिए और 2 को 50% से ऊपर रखिए। इसका मतलब है कि कम से कम 60% रखिए। तो अगर इसमें रखेंगे तो 60 रखेंगे तो 60% दोनों को ऐड करिए तो कम से कम आपके 150% बन रहा है। इसका मतलब है 200 में कितना नंबर आपके बनेंगे, 150 नंबर बनेंगे आपके। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये जो भी एग्जाम देंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं कर, आपको बात को समझना है कि कोई भी 4 पेपर अगर आप यूपीपी कांस्टेबल का दे रहे हैं तो उसमें 4 पेपर होते हैं टोटल, है ना। तो उन 4 पेपर में 75 क्वेश्चन मैथ आता है, मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग। अब 75 क्वेश्चन में आता है हिंदी और जीएस जीके।
आता है ना। तो इसमें से ना आपको 75, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये दो विषय मजबूत करने हैं तो आप 75 पर वर्क करिए, और इस 75 में कम से कम आपको 65 नंबर प्लस चाहिए, ये ध्यान दीजिए। और इस वाले में ना, जो 75 वाले में ना, इस 75 वाले में हमने क्या बोला आपको, 50% प्लस लाइए ना। अगर आप 45 लाएंगे ना तो भी देखिए 65 और 45 को जरा ऐड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 5 10, 6 4 10 और 1 11, 110 क्वेश्चन नहीं सिलेक्शन होंगे, आप बताइए। आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, हो भी जाएगा। तो बस यही बात ध्यान देनी है, आप अगर दो विषय को अगर मजबूत किए, कोई भी दो विषय जो आपको अच्छा लगता हो उस दो को मजबूत, लेकिन मजबूत का मतलब समझिए, मजबूत का मतलब होता है 90%। मजबूत का मतलब ये थोड़ी ना 60% 50% मजबूत होता है क्या? आपको लगता है 50% सब में जिस दिन भी आप 50% कुल में पाएंगे ना, कभी नहीं पास हो पाएंगे, फिर ये सोच लीजिए। तो आप पहले 50% पाइए, फिर कोई दो उसमें चूज करिए और उन दो को एकदम उठा लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए अब अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5। अच्छी बात है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, देखिए ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं सुन लीजिए। एक तो हम आपको बेसिक भी समझाते रहे और सवाल कितने बनते हैं वो भी समझाते रहे हैं, ठीक ना। कह रहा 3:5 के अनुपात में है, और हो कितना जा रहा है, देखिए 5:7। और कब हो जा रहा है, 10 जोड़ दे रहे हैं। देखिए कैसे लिखे हैं, 3:5 पहले था, बाद में ये आया, कब? जोड़ने पर। इनका तिरछा गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 7 के कैसा, 5 5 25। अंतर कितना आया? अंतर आपका आया 4। इसको नीचे लिख दीजिए 4, फिर इसका गुणा कर लीजिए, ठीक ना। तो 10 5 50 और 10 7 70। 50 और 70 का अंतर कितना आएगा? 50, ये आया 50 और 70, इसका अंतर कितना आएगा? 20। उसको ऊपर लिख दीजिए गुणे। अगर पहले का पूछ रहा है, माने ये ए है और बी है, अगर ए की या क्या पूछ रहा है, ये संख्या पूछ रहा ना, तो अगर ए का मान पूछ रहा है तो गुणे 3 कर दीजिए, और अगर बी का मान पूछ रहा होता तब तो 20/4 और गुणे क्या कर देते, 5 कर देते। बस ये आंसर हो जाता। 4 5 20 और 4 5 20, ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 5 25। जो पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है तो 15 आंसर होगा आपका। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बेसिक भी पता है, ये जो 3:5 के अनुपात है, यानी पहले संख्या हो गया 3 अक्ष और दूसरी हो गया 4 अक्ष, सब में 10 जोड़ देना तो जोड़ दीजिए, और यही अनुपात बदल के कितना हो जा रहा है, 5:7 हो जा रहा है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 का इधर गुणा कर दीजिए, 5 का इधर गुणा कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 3 में गुणा कर देंगे तो वही हो जाएगा, 5 में गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा। अच्छा, यहीं पर अगर सवाल बना दिया होता, ये 2 सवाल हो गया, मतलब 2 सवाल नहीं हो गया, एक ट्रिक से आप जल्दी से लगाएंगे, एक बेसिक मेथड। अगला, अगर यही कहता 3:5 के अनुपात में है और ये पहले, अगर कहता बाद में ये 1:3 के अनुपात में हो जाए, कब? जब 10 घटाया जाए। कितना? 10 घटाया जाए तो क्या करते, तो भी वही कमा करते, तिरछा गुणा कर देते, अंतर नीचे लिख देते। 3 3 9, 5 1 5, अंतर आया 4। और फिर इसका गुणा कर लीजिए, 10 1 10, 10 3 30, इसका अंतर आया 20। आ गुणे पहला संख्या तो गुणे 3, आ दूसरा संख्या तो जो हो, ये नीचे 4 है ना, गुणे 5। बस 4 5 20, 5 5 25, 4 कितना, 4 5 20, 5 3 15। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 20। सोच रहे होंगे कि अरे ये तो यही आया, लेकिन यहाँ पर सवाल में चेंज है, 10 जोड़ने पर और 10 घटाने पर। ये अनुपात 5:7 था और 1:3 था ये अनुपात, ठीक ना। और अगर बेसिक मेथड लगाते तब कैसे लगा लेते, तो क्या कर लेते, बेसिक मेथड लगा लेते कैसे, 3 अक्ष और नीचे 5 अक्ष है, 10 घटा दीजिए दोनों में, अब बराबर क्या कर लेंगे भैया, 1/3 कर लेंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी बेसिक मेथड हो गया और ये ट्रिक वाला हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सवाल को आप धूमधाम से लगा सकते हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला फल देखिए जरा, देखिए क्या कर रहा है। हम मान लेते हैं x बराबर दे रखा है 2.349, केवल इस पर बार दे रखा है। हम आपको बताते हैं ऐसे सवाल को, हम आपको बोले थे कि कभी भी जो बार वाले होते हैं ना वो रिपीट करते हैं और उसके बगल में दशमलव के बाद जितने लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं सबसे पहले उसको बाहर कर दीजिए। तो इसको बाहर करेंगे तो ये एक संख्या डिस्टर्ब कर रहा ना, तो एक को बाहर करने के लिए 10 से गुणा करते हैं, तो सबसे पहले इसमें 10 से गुणा कर दिया, यानी 10 x बराबर ये इधर आ जाएगा, यानी 23.49। और इसका मतलब होता है रिपीटेशन 4 9 4 9 4 9 डट 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 ऐसे। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, जितने अंक पर वो बार था उतने जीरो लगा करके
एक आगे रख करके गुणा करेंगे, अर्थात 2 जीरो और एक आगे रखेंगे तो 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1001 बराबर ये 23 और 2 अंक इधर आ जाएगा 49.49 कहाँ है ऐसा किए हैं, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए बराबर हो गया, ये कट जाएगा उधर वाला जब घटाएंगे इसमें से इसको, तो 1000 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 990x। अब 2349 में से 23 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जा 6, 4 में से 2 जा 2 और 23, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2326 बटा 990, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दिया ना ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई और सवाल लगा लिया जाए। x बराबर मान लेते हैं 0.123, केवल 2 संख्याओं पर बार दे रखा हो। अब देखिए वहां पर भी एक अंक डिस्टर्ब कर रहा ना आपको, तो उसको सबसे पहले इधर भेजिए, तो उसको इधर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से x हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, वो इधर आ जाएगा 1.23। अब इसी की रिपीटेशन चल रही है तो चलने दीजिए। अब 2 अंक पर बार है तो कितने से गुणा करेंगे, हो 100 से ना गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा और 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी 123.23 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जब घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा 990x, अब बराबर ये इधर वाला कट जाएगा, दशमलव को उधर वाला 123 में फेंक जाए 122, तो x बराबर 122 बटा 990, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। कई सवाल आप लगा लीजिएगा इस पर, ठीक ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वरना रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम आपके सामने है, ठीक है। और ये रेलवे वाले ना ऐसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, x + 1 बटा x बराबर 2, अगर कभी भी अगर ऐसा दिया रहे तो जो x की वैल्यू होती है वो होती है 1। नोट करके इस बात को लिखिएगा, नोट करके इस बात को लिखिएगा कि अगर x + 1 बटा x बराबर अगर 2 होता है तो x की वैल्यू हमेशा कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। अब उसके बाद से कुछ भी क्वेश्चन कर दे, देखिए x पर 99 बोल रखा है, 99 बटा x पर 1 बटा 99 -2, कुछ नहीं, ये 1 + 1, x की वैल्यू कितनी रखनी, 1 पर 99 घात 1 होता है, प्लस 1 बटा 1 पर 99 घात 1 होता है, 1 बटा 1 1 का होगा, -2 कट करके 0। अगर यहीं पर पूछ दिया होता है x की वैल्यू x² - 1 बटा x², तो कुछ नहीं, 1 - 1 बराबर 0, 1 1। अगर कह देता है x³ धन 1 बटा f³ की वैल्यू बताओ, तो 1 + 1 बराबर 2। और पूछ देता है कि x पर 4 धन 1 बटा x/4 का मान बताओ, 1 धन 1 2। और पूछ देता है x पर 5 - 1 बटा x/5 का वैल्यू बताओ, 1 - 1 बराबर 0। नहीं समझे, इसका मतलब है कि कभी भी अगर ये दे रखा हो तो x की वैल्यू हमेशा होती है 1। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, फिर कुछ भी पूछा, अगर पूछ देता है x² - 2x + 1 की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं, x बराबर 1 रख दीजिए, 1 - 2 × 1 यानी 2 + 1, तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये इसकी वैल्यू आ गई 0। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, यानी फॉल कुछ भी पूछ सकता है। नोट करने वाली बात है कि दिमाग में रखने वाली बात है, x + 1 बटा x बराबर अगर कभी भी दे रखा हो 2 तो इसकी वैल्यू हमेशा 1। फिर जो मर्जी वो पूछ सकता है, जो मर्जी वो पूछ सकता है, आप x की वैल्यू 1 रख दीजिएगा, जिस तरीके से इसमें रखे हैं आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर अब अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, कर आप प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत नोट करिएगा, नोट करिएगा कुछ बातें। अगर ये अभाज्य संख्याओं पर, तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी से न कटे, है ना, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो नोट करिएगा, अगर 1 से लेकर के 100 तक टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या, ये अभाज्य संख्याओं पर बता रहे हैं नोट, टोटल अगर संख्या की बात करा जाए तो संख्या टोटल है 25। कितना है, 25। अगर योग की बात करा जाए तो 1060। अगर इनका औसत की बात करा जाए, सब नोट करके लिख लीजिएगा, औसत की बात करा जाए तो 42.4, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर 1 से लेकर के 50 तक की बात करा जाए, यानी 1 से लेकर के 50 अगर अभाज्य संख्याओं की बात करा जाएगा तो टोटल संख्या होती है 15, इनका योग होता है 328। अगर इनका औसत की बात कर रहे हैं तो इसका औसत जो होता है वो आपका होता है 21.86 या 87, ठीक ना। अगली बात करा जाए, अगर बात करा जाए 50 से लेकर के 100 तक टोटल संख्या होती है 10, योग होता है इनका 732 और औसत होता है 73.2। नोट करके ये सब बात लिख लीजिएगा। अब आपका सवाल पर आते हैं, क्या करा, 1 से लेकर के प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं का जो औसत होता है वो आपका आता है 12.9 और इसका अगर योग पूछा होता है तो योग कितना आता है, 129 आता है। कितना, 129। तो ये नोट करिएगा। और ये 3 बातें ना एकदम याद होनी चाहिए। 3 बातों में देखिए कितनी बातें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बातें हैं, और ये भी याद करिएगा। अच्छा, अब कहाँ हम बोले हैं ये याद करिएगा,
मैथ में क्यों ये बोलना याद करेगा। एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेकर के 100 तक, ये तो क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर में जाइएगा, उठा करके पेपर देखिएगा, और 2020 में पेपर हुआ था, उसी का एक क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 50 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब एक बात बताइए, आपको कोई ट्रिक है क्या औसत ज्ञात करने का? नहीं ना, इसको आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप किताब कापी लेकर के बैठिएगा, कलम लेकर के बैठिएगा, इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको टाइम लग जाएगा। तो उससे बड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि वहां पर यही कमा करेंगे आप। 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं को खोजेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, तब जाकर के उतना बटे 15 करेंगे, तब जाकर के आपका औसत आएगा। अगर सीधा सीधा याद रहेगा तो क्या दिक्कत है? क्या कोई नहीं दिक्कत है ना? तो ये सब बातें नोट करके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब अभाज्य संख्याओं का है। और अच्छा एक बात कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन सी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। और इस अभाज्य संख्या की एक खास बात होती है, यही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब के सब भी सम होती हैं। तो अगर क्वेश्चन करता है कि ऐसी कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है जो सम होती है, वो है 2। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। 1 नहीं होती, 2 होती है। आप पूछते अगर क्वेश्चन, ये बीएड का क्वेश्चन था, सुनिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो हमारा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी, क्योंकि विषम की बात कर रहा है, और 3 अभाज्य संख्या तो 3 होगी। और 2 अकेला होता है, अकेला एकमात्र खिलाड़ी है जो क्या सम है। ठीक ना? तो बस ये सब बातें हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, नाव और धारा का क्वेश्चन है। नाव धारा का कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, फिर सवाल तो लगता भी रहेगा, है ना। नाव धारा का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना? आपको बता दें कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होती है। नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होती है। अगर बात करें पर हम अनुकूल चाल निकालना, अनुकूल माने समान दिशा में चाल, अनुप्रवाह चाल, इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह चाल बोलते हैं इसी को। ठीक है, समान दिशा में चाल बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ जब एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, और ट्रेनवा में दोनों को घटा देते हैं, नैया धरवा में दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ लीजिए, यही आपका अनुकूल चाल हो जाएगा। अगर बात कर प्रतिकूल का, जिसको कहते हो आप विपरीत, क्या कहते हो? विपरीत कहते हो, जिसे आप कहते हो ऊर्ध्व प्रवाह। क्या कहते हो? ऊर्ध्व प्रवाह कहते हो। ठीक है ना? इसमें दोनों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, यानी दोनों चलिया को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब जरा सा बात बताइए, अगर नाव की चाल दे रखा हो, मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दे रखा हो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप पूछ रहा हो जरा अनुप्रवाह चाल बताओ, या अनुकूल बताओ, समान बताओ, तो हमारा दोनों चलिया को जोड़ दीजिए, 10 6 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। नहीं आ गया, ये अनुकूल चाल हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर प्रतिकूल पूछता तब क्या आ जाता? तो दोनों को घटा दीजिए, तो धीरे से घटाइए, आपका आंसर कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां पर नाव दे रखा था, धारा दे रखा था, तो आपने अनुप्रवाह या अनुकूल ज्ञात कर लिया, या ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल ज्ञात कर लिया। अगर ये दोनों दिया होता, मान लेते हैं कि अगर इसका मान दे दिया, ये एक अगला सवाल था, एक और सवाल बना देते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो मान है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, और इसका दे रखा हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल यानी अनुकूल चाल दे रखा हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल दे रखा हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और तब पूछे नाव की चाल बताओ। तब जरा नोट करिएगा, नाव की चाल बराबर होता है अनुप्रवाह माने अनुकूल प्लस प्रतिकूल। नोट करिएगा, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, इसी को अधिया दीजिएगा, यानी बटा कर दीजिएगा। धारा की चाल ज्ञात करते हैं, तो धारा की चाल में लिखिएगा अनुकूल माइनस प्रतिकूल, इसी को अधिया देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका धारा की चाल। अब जरा बताइए, अनुकूल और प्रतिकूल जब जोड़िए ना, तो 10 6 16 ना, अब इसी को अधिया दीजिए, कितना आ जाएगा हो? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल हो गया। ठीक ना? अगर धारा की चाल ज्ञात करना होगा तो दोनों को घटा दीजिए, दोनों घट रहा है, तो 10 में से 6 जाए, 10 में से 6 जाए 4 आए, इसी को अधिया दीजिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? अगर नाव धारा दिया हो तो ये दोनों ज्ञात कर सकते हैं, और नाव धारा ना दिया हो, अगर अनुकूल और ये दिया हो तो नाव धारा ज्ञात कर सकते हैं। दोनों को जोड़ करके
जोड़ देंगे और अधिया देंगे तो नाव की चाल, और दोनों को घटा करके अधिया देंगे तो धारा की चाल आ जाएगी। और धारा की चाल हमेशा नाव की चाल से कम होती है। देखिए कम भी आया है, कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर एक बात लिखिएगा, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भैया, दूरी बटा चाल हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर बात करना ना अगर यहाँ पर कुल समय की बात करें, कुल समय की बात करें तो जानते हैं जब नैया जाती है धारा के साथ और धारा के साथ आती है तो एक फार्मूला काम करता है, वहां पर नोट करिएगा। कुल समय बराबर होता है दूरी बटा अनुकूल चाल, दूरी बटा अनुकूल चाल आ प्लस दूरी बटा प्रतिकूल चाल। दूरिया वही होता है, इस बात को नोट करिएगा, इस पर बहुत अच्छे से सवाल आते हैं, ठीक ना, बहुत अच्छे से सवाल आते हैं। मान लेते हैं यही सवाल बना ही लेते हैं, और यही अनुकूल चाल दे रखा हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल दे रखा हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, और कुल समय दे रखा हो 5 घंटा है। तो कहते दूरी ज्ञात करो, हमारा कुछ नहीं, यहाँ पर 5 घंटा रखिएगा लपेट करके, यहाँ अनुकूल चाल सीधा सीधा दे रखा है 10, यहाँ 10 रखिएगा, आज दे रखा है 6 तो 6 रखिएगा, दूरी ज्ञात कर लीजिएगा, नहीं आ जाएगा। अब मान लेते हैं अनुकूल और प्रतिकूल डायरेक्ट ना देख करके नाव धारा दे रखा हो तो 10 और 6 अगर ही दे रखा हो तो क्या कर देंगे यहाँ पर, तो 10 और 6 16 रखिएगा, 10 में 6 जाए यहाँ 4 रखिएगा, कुल समय अगर 8 घंटा का रहा तो 8 घंटा रखिएगा, तो दूरिया ज्ञात कर लीजिएगा। ये वाला सवाल हो गया, यानी सवाल भी खूब आप सीख गए, सीखे कि नहीं। अब आते हैं आपके सवाल पर, अब आते हैं आपके सवाल पर, और अब आपके ये वाला किनारे वाला मिटा देते हैं, ठीक ना, ये तो आप समझ ही गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब क्या है, अब जरा देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब प्रतिकूल माने क्या होता है, दोनों का माइनस कर देंगे, जरा देखिए धीरे से देखिए, है ना, प्रतिकूल दिशा में 36 किलोमीटर गया है और 6 घंटा लग रहा, 6 घंटा इधर से भी 6 घंटा उधर से भी, तो 36 दूरी हो गई। जरा देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और चाल कितने प्रकार का चाल होता है इसमें, इस वाले चैप्टर में 4 प्रकार का चाल होता है, नाव की चाल, धारा की चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। यहाँ पर कौन सी चाल की बात हो रही है, प्रतिकूल चाल की बात हो रही है, तो प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 36 है, समय 6 घंटा है, आपका आ गया 6, नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, यानी अनुकूल चाल कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब अगला जरा देखिए, कह रहा है 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में, निचला प्रवाह माने हिस्सी की बात कर रहा हो, ऊपरे प्रवाह में है और निचले प्रवाह में है, निचले प्रवाह में दोनों को चलिया को जोड़ते हैं, बोलिए जोड़ते हैं कि नहीं। दूरिया कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है 48, तो 48 6 घंटा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा हो 8, 48 आ गया। अब जरा बताइए किसकी चाल पूछ रहा है, धारा की। रुकिएगा, धारा की चाल ज्ञात करने के लिए आपको बताए हैं कि दोनों को घटा दीजिएगा, अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाइए, धीरे से घटाइए, 8 में से 6 को धीरे से घटाइए, आप बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, हमने बोला अधिया दीजिएगा, अधिया दीजिए, 8 में 6 जा 2, अब बटा 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आया कि नहीं। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो बताइए सवाल आया कि नहीं आया। और अगर नाव की चलिया पूछ देता तो जरा आंसरवा बताइए चिल्ला करके, अगर नाव की चलिया पूछ देता तो क्या करते, तो कह दीजिए दोनों को जोड़ देते, यही ना करते, तो दोनों को जोड़ देते। काहे कि नाव की चलिया में दोनों चलिया को जोड़ करके अधिया दिया जाता है, तो 6 और 8 को जोड़िएगा तो 14 आ जाएगा, और 14 को अधिया देंगे तो 7 ना आ जाएगा, तो इसका मिल गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो हो गया काम। तो इसमें कॉन्सेप्ट है कितना, 1 2, ये नाव की चाल धारा की चाल तो दिया रहता है, कॉन्सेप्ट क्या है, अनुकूल के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, प्रतिकूल के लिए दोनों को घटा दीजिए। अगर अनुकूल प्रतिकूल दे रखा हो तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के अधिया दीजिए, धारा की चाल के लिए दोनों को घटा करके अधिया दीजिए। कुल समय बराबर दूरी बटा अनुकूल चाल प्लस दूरी बटा प्रतिकूल चाल। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट रहता है, वो भी हम ये नहीं करें कि इतने कॉन्सेप्ट से पूरी नाव धारा खत्म हो जाएगी, नहीं, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप सवाल में जाइएगा लगाइएगा। अगर आप इस बातों को अगर अच्छे से समझे होंगे तो आप सवाल में जाइएगा लगाइएगा, कम से कम आपके 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को केवल इतना सीख लिए हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका नाव धारा, और आपका आंसर भी आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल पूछ रहा था, ठीक है। तो आज वाले में नाव, धारा और रेलगाड़ी दोनों का कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, तो दोनों चैप्टर में जा करके थोड़ा सा टाइम बिताइएगा, सवाल लगाइएगा, लग जरूर जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जरा देखिए, 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम करता है, ये वाला कौन सा फार्मूला काम करता हो, M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। बस धीरे धीरे लिखते जाइए, क्या क्या कर रहा है। 18 व्यक्ति, अच्छी बात है, 18 व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये दिन है, काम है, 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए
8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं? 3 दिन काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 10 इकाई। कितना है? 3 इकाई, सॉरी। 8 घंटे काम करते हो, 10 दिन काम करते हैं। यहाँ 1 मिनट, 3 इकाई काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसे वहाँ पर भी गलती हो जाता है जल्दीबाजी में, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर अगला देखिए, फिर कह रहा कितने व्यक्ति, हमको नहीं पता, मान लेते हैं x व्यक्ति हैं, गुणे कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं? 16 दिन काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं, यही ना। तो पूछ रहा कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तो बस काट दीजिए। 6 त्रिक 18, 8 दूना 16, यही ना। और 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 पच्चे 25, यानी एक्स की मान कितना है? 25 व्यक्ति। टोटल आपको 25 व्यक्तियों की आवश्यकता है, बस। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखे रहिएगा। सवाल जो बोलेगा ये काम है, काम नीचे होता है। बाकी आपको पता है समय जो दिन होता है और घंटा होता है उनका गुणा कर दिया जाता है, ठीक ना। क्योंकि एक दिन में अगर 2 घंटा कोई काम करेगा तो 4 दिन में 8 घंटा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या कर रहा है। धातु के बेलन से, इसका मतलब पहले बेलन की बात कर लेते हैं। तो बेलन के अगर आयतन की बात करें तो आपको आयतन पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पहले ये समझ लीजिएगा, वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। और अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, ये फार्मूला है। अच्छा, अगर खोखला बेलन की बात करें, खोखला बेलन के अगर आयतन की बात करें, जो कि आप में आया है, ठीक है, तो खोखला बेलन के जो आयतन हम जानते क्या होता है? ये आर की जगह पर ना, आर की जगह पर बड़ा माइनस छोटा, मतलब समझिए जैसे देखिए ये इंक, ये देख रहे हैं, तो इसका ये जो ऊपर वाला कवर देखिए, तो देखिए ये अगर इसको हटा दिया जाए तो ये बेलन है, यानी एक ऊपरा वाला हिस्सा है और एक निचवा सा हिस्सा है, और ये इसकी इतनी मोटाई है, तो एक प्रकार का बेलन है। वही वाली बात कर रहे हैं, यानी आर यहाँ पर क्या हो जाता है? R1 माइनस R2 हो जाता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर गुणे एच, बस। अब इसी पर सवाल दे रखा है, जरा देखिए आयतन कितना दे रखा है? 748, कोई दिक्कत नहीं है, ये 22/7 होता है, गुणे कर रहा है। इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लंबाई माने ऊंचाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर है। क्या करा? इसकी बाहर त्रिज्या माने बोले ना, 12वां का त्रिज्या होगा, 18वां का त्रिज्या होगा, तो 12वां का त्रिज्या कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 9 का वर्ग माइनस है, इसको मान लेते हैं R2, इसको रहने देते हैं, उसी का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बस कुछ नहीं करना, 11 दूना 22 और कितना, 11 छक्के 66 और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, है ना। ये 7 दूना कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 का नाम 4, 4 फत्ते 28, ये ना हो जाएगा। तो आ गया आपका 17 बराबर 9 का वर्ग 81 माइनस R2 स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए, तो R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 81 माइनस 17, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा? 64। तो R2 का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। लेकिन क्या देखिए यही पूछ रहा है, क्या दूसरी त्रिज्या पूछ रहा है? नहीं ना पूछ रहा दूसरी त्रिज्या, तो पूछ क्या रहा है? जरा सुनिएगा, करा इसकी मोटाई बताओ। तो महाराज पहल की त्रिज्या कितनी है? यही ना मोटाइया है, यही ना मोटाइया है। तो R1 माइनस R2 इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। लिखिएगा इसको, R1 माइनस R2 यानी 9 माइनस 8, मोटाई कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। आपका आंसर है 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये सब नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन जरा देखिए, कर रहा है एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। एक अतिथि की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 12.5% से बढ़ जाती है। सुनिएगा, 12.5% से बढ़ जाती, परसेंट दे रखा है। हम आपको बोले थे कि ऐसे सवाल में हमेशा आप परिवर्तन ज्ञात किया करिए। क्या परिवर्तन? आप परिवर्तन ये देखेंगे कि पहले लोगों में देखेंगे, लोगों में कितना परिवर्तन हुआ है। यानी इसमें जैसे देखिए, पहले 4 थे, एक अतिथि आ गए, तो टोटल कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। अब पहले कितना थे वो ध्यान देना है, और कितने लोग हो गए हैं। तो पहले कितना थे? 4, और उनका औसत था 32, यानी मूल औसत लिख लेना है, यहाँ पर प्लस कर लेना है। काहे प्लस करेंगे? क्योंकि उनके आने से बाहर आया है, बढ़ गया है। क्या? उमरिया बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया है? 12.5%। तो 34 का 12.5% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए, है ना। तो हो जाएगा आपका 125। इसको हटा देते हैं तो 125 हो गया ना ऊपर। अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10 का गुणा करना, 100 का कर रहे हैं, है ना। तो 25 25 125, 25 को 100, और उसके बाद फिर 5 दूना 10, कितना? अच्छा 32 है, 8 चौको 32, यानी कितना आ गया?
4 आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो 4 आया है ये कितने लोगों में, ये 4 का वृद्धि हो रहा है कितने लोगों में, जरा बताइए कितने लोगों में वृद्धि हो रहा है। 5 लोग हो गए ना, तो 5 लोग, क्योंकि पहले थे 4 एक ही आ गए तो 5, तो 5 को भी यानी बस यही का मौका लेना है। इसका मतलब है 52 आ गया। तो अतिथि साहब की उम्र कितनी थी, 52 साल के थे। अगर यही सवाल अगर दूसरा बना देता और आप परसेंटेज ना कह करके, अगर परसेंटेज ना कह करके वही कह देता कि 12.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, सॉरी बर्फ की वृद्धि हो गई, अगर कह देता है, तब ये देखिए मूल लिखते 32 प्लस, तब कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए हैं ना। कितना उमरिया बढ़ रहा है, 12.5 बढ़ रहा है बस। इसी को कर लीजिए, तो 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 25 60 और 2 62.5 हो जाएगा ना। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 0.5 2 2 4 6 3 9 94.5 साल के तब अतिथि रहेंगे। बहुत बुजुर्ग अतिथि हैं, आ गए यहाँ पर, इनको कहीं और निकल लेना चाहिए, है ना। तो 94.5 वर्ष। तो इसमें 2 सवाल बना जा सकता है, यानी एक परसेंटेज वाला सवाल और एक मूल रूप से दे करके वही वाला सवाल, ठीक है। चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, एक दुकानदार वस्तु को 540 रुपये में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 25% है तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करिए। आपको बताएं कि जो बट्टा होता है वो हमेशा किस पर मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है 800 रुपया, तो 800 रुपये पर पहला बट्टा कितना है 25%, यानी बचा कितना है 75/100 गुणे, अगला वाला हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं, क्योंकि 100 में से हमेशा घटाया जाता है, तो 100 में 25 घटा तभी ना 75 आया है। आप बटा क्या कर देंगे 100, आप बराबर क्या कर देंगे 540 के बराबर, क्योंकि कितने में वो खरीद रहा है। तो जरा देखिए इसको 2 0 से 2 0 काट दीजिए, है ना। अब कितना हो जाएगा 25 3 75 और 25 चौको 100, ये हो जाएगा। और ये कितना 3 1 9 3 और 2 3 8 24 18, और अब किससे कटेगा हो 4 दूना 8 और ये 2 90 90 बार में कट गया, यानी 100 माइनस x बराबर आ गया आपका 90, तो x बराबर आपका आ जाएगा 10%। यानी कितना बट्टा दूसरे का वाला देना चाहिए था 10% देना चाहिए था। तो ऐसे सवाल में आपको ध्यान देना है कि अंकित मूल्य पर हमेशा बट्टा दिया जाता है, और जो बट्टा वकाएगा जितनी बार बट्टा वकाएगा उतनी बार देते रहेंगे, जितने में खरीदा होगा बराबर वही कर देंगे, ठीक है ना। बस हाँ अगला फल देखिए, हाँ अगला फल देखिए जरा क्या कह रहा है। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाप पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। प्लाज्मा टीवी है ना, महंगा टीवी होता है, ठीक है। प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% पर लाभ पे दिया, माने उसको 20% पर और उसको 10% पर। और दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए भुगतान करना पड़ा 33,000 रुपया। तो देखिए ऐसे क्या करते हैं 33,000 रुपया, ये जब जानते हैं भुगतान करना पड़ा माने ये बाद वाला है, तो बाद वाले के लिए अगर पहले वाला जब निकालते हैं ना तो जो परसेंटेज 100 में जुड़ता है घटता है वो नीचे होता है। तो इसमें क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, लाभ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 बटा नीचे जोड़ेंगे यानी 120 गुणे 100 बटा अगली बार क्या हो रहा है फिर फायदा 110। अगर एक आध बार और होता तो एक आध बार और कर देते, 2 बार होता तो 2 बार कर देते, नहीं है तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कट जाएगा, भी कट जाएगा। 11 3 कितना हो जाएगा 33 30 हो जाएगा। और 3 चौक को 12 और 3 दहाएं 30 और 4 25 में 100, तो कितना हो जाएगा ये 25 3 0 यानी 25,000 रुपया। तो सवाल में समझ में आया क्या, जो बाद वाला होता है अगर कहा कि हो जाएगा, इसका मतलब अगर देखा जाए तो विक्रय मूल्य है, और आपको समझ लीजिए पहले वाला ज्ञात करना है अर्थात क्रय ज्ञात करना। तो क्रय ज्ञात करने का आपको पता है कि जो फॉर्म जो फायदा होता है या नुकसान होता है वो नीचे होता है, और 100 से घट करके या जुट करके, वही सवाल इसमें था, ठीक है। इसमें घटा भी सकता था, यहाँ पर दोनों जगह फायदा करवाया ना, हानि भी करा सकता था। अगला फल जरा देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल, अच्छा सवाल है, सुनिएगा। कर एक व्यापारी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं यहाँ पर क्रय एक जगह मानिए और एक जगह विक्रय मानिए, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात क्या करा, देखिए पहली बात सुनिएगा ध्यान से, करा 20% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब है जब खरीदा होगा 100 में तो इसको 20% लाभ चाहिए, तो अर्थात 120 हो गया, इसको चाहिए 20% का लाभ, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्या करा है, यदि उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदा होता है, इसका मतलब है खरीदा होता माने क्रय वाला ना, क्रय वाला ना, तो 40% अधिक, तो इसका मतलब 140 में कर रहा खरीदा होता है, दूसरी बात कर रहा है। 140 में खरीदा होता तो क्या होता है, कर रहा 20% की हानि होता है, यानी तब हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 20% की हानि निकाल लेंगे, तो 140 का 80% निकाल लेंगे, क्योंकि क्रय से विक्रय ऐसे निकालते हैं ना। तो बस इसको कर लीजिए
14 8 112 होता है। अब देखिए यह आ गया, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करा है, तो उसे 24 रुपये कम मिलते, इसका मतलब इन्हीं दोनों का अंतरवा दे रखा है 24 रुपये के बराबर, यही दे रखा है। तो क्या कर लेंगे, 12 और 120 का अंतर हो गया 8, यानी 8 बराबर 24, तो 100 बराबर कितना, क्योंकि मूल आपका क्या होता है, क्रय मूल्य 100 होता है, तो 100 बराबर कितना, यानी 24 गुणे 100 बटा 8, 8 त्रिक 24, कितना आ गया आपका जी, 300 क्रय मूल्य आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझिएगा, जो यहाँ पर कहेगा ना कम या ज़्यादा, ये इन्हीं परसेंटेज का अंतर होगा। अगर कहता ज़्यादा तो ज़्यादा आता है, बस इन्हीं दोनों का अंतर ले लेना है। बाकी जो कहा है पहली बात, दूसरी बात जो कहा बस हमने उसको वही रख दिया। तो इसका आंसर आ गया 300। और ये टाइप वाला सवाल है, आज जब बोला करें टाइप वाला सवाल है तो इसको जरूर नोट किया करिए। वो हुबहू उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस संख्याओं को इधर उधर बदल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या करा है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई उनके योग का 15% है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल पहला है। अगर यहीं पर कह देता कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग से 15% कम है, तब ये हो जाता 85%। ध्यान से सुनिए, 15% है, अब 15% कम है, दोनों में अंतर है। अगर कहा है कि 15% है तो इसका 15% है कर देंगे, कह रहा 15% कम है तब 15% कम यानी 85% तब होगा ना ये वाला, इसका तो 85% है। बस ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये ध्यान देंगे ना तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बस अब क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा इधर भेज, 100 को इधर भेज देते हैं, यानी 100 आप बटा ये 15 कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, 100 इधर भेज देते हैं, यानी 100 अब बटा 85 बराबर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। यहाँ पर हम आपको एक नियम बता दे रहे हैं, योगांतरानुपात। जब भी अनुपात ज्ञात करने के लिए कहे और अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप हमेशा योगांतरानुपात नियम लगाइए। योगांतरानुपात नियम क्या कहता है कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, अगर ऊपर जोड़ोगे तो जोड़ना है, नीचे घटाना तो घटाना। देखिए जरा कैसे, 100 में 15 को जोड़ दो, यानी 100 प्लस 15, एक लाइन लिख दे रहे हैं अच्छे से ताकि आप समझ जाइए अंतरानुपात। 100 माइनस 15, तो वही कमाओ यहाँ पर भी करना पड़ेगा, x प्लस वाई आज जोड़ना पड़ेगा ना x माइनस वाई को, और वहीं पर कर देंगे x प्लस वाई, ऊपर वाले में से घटाएंगे, यो ध्यान दीजिएगा, माइनस x माइनस वाई। अब देखिए y से y यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर क्या x से x कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ऊपर 2x बटा 2y, 2 से 2 कट गया, x बटे y आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आया है 115 बटा 85, 5 दूना 10 अब 5 तिहाई 15, 5 एक नम 5 7 35, यानी आपका क्या आ गया 23:17, ये आपका अनुपात आ गया। वही संख्याओं का वही काम यहाँ पर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एक बार जोड़ेंगे तो 100 अब प्लस 85, एक बार घटा देंगे तो 100 माइनस 85। वैसे इसको क्या कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई अब प्लस x माइनस वाई अब बटा x प्लस वाई अब माइनस x माइनस वाई, और क्या हो जाएगा ये x बटा वाई ना आएगा। क्या सॉल्व तो किए हैं, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x से x 2x, y बाई 2y, 2 से 2 कट जाएगा, x बटा y आएगा। इधर कितना आया 185 अब बटा 15, 5 तिहाई 15 अब 5 तिहाई 15 और 3 बचा 5 सत्ते 35, यानी 35:3 आया पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें दो सवाल हैं। अगर कहता 15% है तब इसका आंसर होगा 23:17। अगर कहता 15% कम है तब इसका आंसर होता 35:3। आइए देख लीजिए, केवल एक शब्द, बड़ी छोटा सा खेल है, बस 15% का अगवा लगाना था कम तो उत्तर ही हो जाता है। अब 15% के अगवा कम नहीं लगाया तो उसका उत्तर 23:17 हो गया, ठीक ना। तो दो सवाल आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, और एक अंतरानुपात नियम सीखना आपको जरूरी था, ठीक ना, वो आप सीख गए। इसी वजह से इस सवाल को बता भी गया है क्योंकि बहुत जगह पर इसका काम पड़ता है, ठीक है ना। नाव धारा वाले चैप्टर में भी एक अंतरानुपात का नियम का जरूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अगर कहे कि स्वयं की इतनी गुनी हो जाएगी, जैसे स्वयं की कितना बोल रहा है, स्वयं की कह रहा है 77/50 गुनी हो जाएगी। क्या बोला, गुनी हो जाएगी, इसका मतलब है इमिफ्रधन। तो कभी भी जो गुनी हो जाती है वो मिफ्रधन होता है। तो आप कभी भी बताएं जो नीचवा होता है ना उसी को मूलधन मानिए।
इसका मतलब आप मूलधन मान सकते हैं। देखिए क्या क्या, 50 मानिए, या इसी के गुणक के रूप में मानिए 100 मानिए, या 150 मानिए, 200 मानिए, 250 मानिए, 300 मानिए, कुछ भी मानिए, कुछ भी मानिए, ठीक है ना। कोई भी एक मानेंगे, बस उसी का इसमें गुणा कर देंगे। अगर मान लेते हैं 100 माने तो 100 मानेंगे तो 100 गुणे 77 बटा 50 कर दीजिए। 50 दूना और 2 फत्ते 14, 2 फत्ते 14 15, तब आपका ये मिश्र धन आ जाएगा इतना। तो जरा देखते हैं मिश्र धन कितना आ रहा है। अगर आप 50 मानेंगे तो मिश्र धन कितना आएगा 77। अगर आप 100 मानेंगे तो मिश्र धन कितना आ जाएगा 154, यानी 77 में 3 का गुणा हो जाएगा। 3 फत्ते 21, 3 फत्ते 21 और 21 2 23, 231 ऐसे आता रहेगा। ये पहले समझ गए ये बात। तो बस, तो हमको पूरा कारनामा थोड़ी नहीं करना है, हम आपको समझा रहे हैं। परीक्षा में जल्दी लगाना तो कारनामा थोड़ी नहीं करना है। इसमें से कभी भी अगर स्वयं का इतना गुना हो जाएगी तो नीचे वाले को मूलधन मान लीजिए, ऊपर वाले को मिश्र धन, बस बात खत्म। इसी पर लेकर के चलना है। तो ब्याज आपको कितना मिल जाएगा, अगर ब्याज की बात करें तो 77 और 50, 50 से 77 यानी कितना मिल गया आपको 27 का ब्याज मिल गया आपको। अब क्या पूछ रहा है, ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता होता है। साधारण ब्याज क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा ना, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज कितना मिल गया 27 बराबर मूलधन कितना है 50 गुणे और क्या 18/5 वर्ष में, यानी 18/5 गुणे क्या पूछ रहा है रेट यानी दर, 100 तो है करना, इतना नीचे वाला 100 है बस। 50 दूना 100, 2 9 18, 9 3 27, अब 5 इधर आ जाएगा तो 5 यहाँ 15, यानी दर कितना आ गया आपका 15%। बस 15% आपका आंसर है। तो इस सवाल में आपको समझना है, कुछ भी लगाएगा, अगर 150 लगाएगा तो 231 रखिएगा तो भी आपका आंसर 15% आएगा, ठीक ना। साधारण ब्याज में रेट हम हर साल बराबर चलता है। तो ऐसे सवाल को भी आप समझ गए। तो कहाँ करना, कुछ नहीं, ऐसा करिएगा, स्वयं कितनी गुणी कहेगी, नीचे वाले को मूलधन, ऊपर वाले को मिश्र धन, ब्याज दोनों का अंतर, ठीक ना। बस अगला फल को देखते हैं। हाँ अगला फल देखिए, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है 3011 गुणे 3012। एक और फल लिखिए 3012 गुणे 3011। ये अगला फल है और ये सवाल है। इसमें क्या कर रहा है, कितनी घटाया जाए, घटाया जाए कि जो शेषफल है, घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कितना जोड़ा जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों सवाल को समझिएगा, दोनों सवाल एक ही जैसे सवाल है, लेकिन दोनों प्रश्नों में अंतर है, दोनों प्रश्नों में अंतर है भैया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन करेगा कितना घटाया जाए जो आपको पूछा गया, और वहाँ पर क्वेश्चन करेगा कितना जोड़ा जाए। तो जरा देखते हैं इसको क्या करते हैं। 3011 गुणे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3011 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं 3012। वैसे यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 3012 गुणे, इसको लिख सकते हैं 3012 माइनस 1। जब देखिए क्या कहा, घटाया जाए तो +1 करिएगा, उसके अगला वाला देखिए क्या कर रहे हैं +1। जब कहेगा जोड़ा जाए तो 312 यानी -1 कर रहे हैं। देखिए ये अंतर समझेंगे ना तभी ना क्लियर होंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब इस 3011 का इसमें गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, आप प्लस इसका 1 में गुणा कर देंगे तो 3011, इसका वही कमा कर लेंगे तो इसका गुणा कर लेंगे तो 3012 का वर्ग हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 3012। अब देखिए अब कह रहा कितना घटाया जाए, ए महाराज यही कि अगर निकल जाता अगर यही तो पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 3011। और इसमें क्या करा, कितना जोड़ा जाए, इसी को जोड़ देते अगर 3012 को तो कट जाता है ना, यानी इसी को निकाल देना है तो क्या हो जाता है इसका आंसर 3012 को जोड़ा जाए, इसका आंसर होगा 3011 को घटाया जाए तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 3012 को अगर जोड़ा जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस दोनों सवाल आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। सवाल कैसे भी बना सकता है, ये एक एक का अंतर पर देता है ऐसे सवाल, ठीक ना। अगर 2 के अंतर पर दे देता तो कुछ नहीं, ये +1 है ना तो +2 कर देते, तो 3011 का 2 बार गुणा करते तो 6000 कितना हो जाता 22 हो जाता, तो 6022 को घटा दीजिए। यहाँ पर कहता 6022 को घटा दीजिए, यहाँ पर 6022 को मतलब यहाँ पर 3012 को तो 2 कर देते ना -2, बस अगर 2 का गुणा कर देगा 3011 गुणा 3013 दे देता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, इतना रहेगा। यहाँ पर जैसे +1 आया वैसे +2 में आ जाएगा, +3 में आ जाएगा, +4 में आ जाएगा। यहाँ 1 का अंतर है तो +1, 2 का अंतर तो +2, 3 का अंतर तो +3, 4 का अंतर तो +4, 4 का गुणा पहले वाले में कर देंगे, घटा दीजिए, बस
ऐसे सवाल वो वाला भी है, और ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कि नहीं पूछे जाते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बस एक दो क्वेश्चन और है। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। देखिए कोई राशि मान लेते हैं 100 रुपया थी, ये 2 गुना हो गई कितने, 15 वर्ष में। तो कह रहा है कितने वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, यानी 100 रुपये की राशि 800 हो जाएगी। बात समझ में आया। 100 रुपये की राशि 15 वर्ष में मान लेते हैं, माना और राशि 100 रुपया थी, तो 100 रुपये की राशि 200 रुपया हो जा रही 15 वर्षों में। कह रहा कितने वर्षों में 800 रुपया हो जा रही है, हमको नहीं पता है, कुछ नहीं करना। ऐसे सवाल में क्या करना, देखिए 100/200 कर लीजिए, इस पर जो घात है ना ये 1 लिखिएगा 15, क्या करना 1 लिखना है बस। अब बराबर वैसे यहाँ पर भी कर लीजिए 100/800, इस पर जो घतवा है वो 1/l लिखना है। यानी ये वाले सवाल को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे सवाल को ऐसे लिखते हैं। तो बस अब काट, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 पर कितना घात, 1/15 घात, और ये क्या हो जाएगा 1/2 पर कितना घात, 1/2 पर 3 घात हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/n घात। बस आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर हो गए, यानी 1/15 बराबर 3/n, तो 15 तिहाई 45, यानी n बराबर 45 वर्ष में ये क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, ठीक ना। अच्छा अब एक सवाल बना दें, यदि कोई राशि है, ठीक ना, वो 2 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है और 3 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है, तो रेट ज्ञात करिए। तो ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं जरा सुनिएगा। क्या करा, 2 वर्ष में 800 और 3 वर्ष में 840, जो बाद में होगा ना, यानी जो ज़्यादा वाला है, जो 3 वर्ष वाला है उसको ऊपर लिखिए, आज जो 2 वर्ष वाला उसको नीचे लिखिए। सवाल है ना, समझ रहे हैं ना सवाल क्या है। यदि कोई राशि 2 वर्षों में 800 रुपया हो जाती है तथा 3 वर्षों में 840 रुपया हो जाती है, तो दर ज्ञात करिए, ये सवाल है। तो जरा देखिए, बाद वाला बटे पहले वाला बराबर 1 + r/100 हमेशा लिखना है, 1 + r/100। आज जो घात होगा ना वो देखिए, इनका अंतर ले लीजिए, 3 में 2 का अंतर 1, अगर 2 साल का अंतर रहता तो 2 घात, 3 साल का अंतर रहता तो 3 घात, 1 साल का अंतर रहता है 1 का घात, कोई दिक्कत नहीं है, बस काट दीजिए इसको। 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 21/20, और एक इधर आ जाएगा -1 बराबर r/100। 20 का 20, 21 में से 20 जा 1, यानी 1/20 बराबर r/100, 20/2500, यानी r बराबर 5%, 5% की दर होगी। तो दोनों सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा, और आपको ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। और ये जो ट्रिक होता है वो फार्मूला से आता है, ये बराबर P 1 + r/100 का n घात, इसी से आता है। दोनों ट्रिक वाइज इसी से आते हैं, ठीक ना। बस आप बेफ में रख करके लगाएंगे ना तो यही वाला पा जाएंगे। चलिए, तो दोनों टाइप के सवाल, और यही दोनों टाइप के सवाल आते हैं। एक वाले में क्या कहेगा, रेट पूछेगा, और एक वाले में समय पूछेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर ये दोनों सवाल था, ठीक है। अब ये लास्ट सवाल है, देखिए, नहीं इसके बाद कुछ और सवाल है, एक ग्राफ वाला सवाल, वो आपको होमवर्क देंगे, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 137 को 2 बार देखिए लिखा है, तो 2 बार हम और लिख देते हैं, प्लस 133 को 2 बार, प्लस वो जो 18,221 है ना, वो 135 और 133 का गुणा है, ठीक ना। अब नीचे 137 का क्यूब माइनस 133 का क्यूब। फार्मूला आपको बताएं, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में a² + b² + ab। बोले कोई दिक्कत हो तो, अगर हम इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये 1/a माइनस बी बराबर a² + b² + ab, अब बटा ये इधर आ जाएगा, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। बता इसी रूप का दिख रहा है कि नहीं, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 137, और b की वैल्यू कितनी है 133। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला में बोले थे ना एक बार, हम आपको जब फार्मूला बोले थे तो उसी से मैं बताता, इसी से घुमा फिरा कर इधर उधर क्वेश्चन करके पूछता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है वो। तो ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर हो जाएगा, ये तो यही वैल्यू है पूरा का पूरा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a माइनस बी, यानी 1/135 माइनस 133, यानी 1/4। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल यही पूछ दिया होता ना, अगर ये ऊपर होता और ये नीचे होता, तब देखिए सवाल क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर हो जाता, अगर तो ये नीचे आता है, तो यहाँ पर बनता a क्यूब माइनस b क्यूब बटा a² + b² + ab बराबर होता है a + b, है ना। तब a + b होता है, तब हम क्या करते, तब दोनों को जोड़ दिए होते, तब वो जो हमारा आंसर आता वो आता 270 आता शायद, है ना। तब आंसर आता 270। तो 2 सवाल है यहाँ पर, समझ लीजिएगा।
तो किस पैटर्न पर बना रहा है, एक और पैटर्न बता देते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले पर बनाता है, फार्मूला लिख लीजिएगा ए प्लस बी, दूसरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस पर भी दो तरीके से बना सकता है, एक अगर ये नीचे कर दे तो ये नीचे हो जाएगा, और दूसरा अगर ये ऊपर रहे तो ये नीचे आएगा तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। सवाल दो दो चार फॉल बना सकता है, दो इस पर बना है ये वाला और एक ये वाला पूछे हैं, और इस पर भी दो सवाल बन सकता है, ठीक ना। तो टोटल 4 तरीके के इस पर सवाल बनाए जा सकते हैं और आप सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। और बाकी एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम आपको दे देते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देखिए वहां पर रन बना जा रहा है ना, तो रन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, लगाएंगे और लगा करके चारों का आंसर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोहली द्वारा और रोहित शर्मा द्वारा रन बनाया गया है, इजी क्वेश्चन है। आप लगा करके इसका चारों का आंसर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।